नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म वनवर्क स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की क्लास रहेगी बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए ज्योग्राफी का फर्स्ट पेपर है। दोस्तों मानव भूगोल का प्रथम प्रश्न पत्र रहने वाला है। दोस्तों आपके एग्जाम भी बहुत ही नजदीक आ चुके हैं रहने वाला है। दोस्तों अंत तक जुड़े रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए रहेगी, तो अंत तक जुड़े रहे। अति लघुतरात्मक प्रश्नों से स्टार्ट करेंगे क्लास को, लघुतरात्मक प्रश्न और बाद में निबंधात्मक प्रश्न, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कशन आपको समझा कर किया जाएगा। दोस्तों अंत तक जुड़े रहे, आपसे यही दोस्तों गुजारिश रहेगी। तो चलिए दोस्तों अति लघुतरात्मक प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल 2021 के एग्जाम में और 2020 के एग्जाम में पूछे गए रहते हैं। तो चलिए दोस्तों उन्हीं सवालों को देखते हैं, और काफ़ी हद तक जो पिछले एग्जाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट है उन्हीं सवालों को देखेंगे। तो चलिए पहला सवाल है, अर्धकुंडे पुस्तक के रचयिता, अर्धकुंडे पुस्तक के रचयिता कौन है? सवाल पूछा गया एग्जाम में कि अर्धकुंडे पुस्तक के रचयिता कार्ल रेटर है। कौन है? कार्ल रेटर के द्वारा अर्धकुंडे पुस्तक लिखी गई। कब लिखी गई? 1817 में ये पुस्तक लिखी गई, और इस पुस्तक के कितने 19 खंड है। ठीक, अर्धकुंडे पुस्तक कार्ल रेटर के द्वारा लिखी गई, ये इसका मुख्य आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं निग्रिडो प्रजाति की ओर। निग्रिडो प्रजाति क्या है दोस्तों? तो निग्रिडो प्रजाति विश्व की सबसे प्राचीन प्रजाति मानी जाती है। विश्व की सबसे प्राचीन प्रजाति किसको माना जाता है? इस निग्रिडो प्रजाति को माना जाता है। अपने उद्गम स्थल से सबसे पहले यही प्रजाति स्थानांतरित हुई थी। निग्रिडो प्रजाति अपने उद्गम स्थल से सबसे पहले स्थानांतरित हुई थी तथा अन्य प्रजातियों द्वारा बाहर की ओर हटाए जाने के कारण यह महाद्वीपों के शोर तक आ गई। दोस्तों अन्य प्रजातियों के द्वारा हटाए जाने के कारण ये महाद्वीपों के शोर पर, यानी महाद्वीपों के तट पर यह आ गई। निग्रिडो प्रजाति के लोग अफ्रीका के मुख्य, जो निग्रिडो प्रजाति के लोग हैं वो अफ्रीका के मध्य रेखीय वनों में, कहाँ पर? अफ्रीका के मध्य रेखीय वनों में, श्रीलंका, मलाया, दक्षिण पूर्वी द्वीप समूह, अंडमान द्वीप समूह आदि प्रदेशों में पाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर स्थानों के नाम दे रखे हैं कि अफ्रीका के भूमध्य रेखीय वनों, श्रीलंका, मलाया, दक्षिण पूर्वी द्वीप समूह, अंडमान द्वीप समूह आदि क्षेत्रों में ये निग्रिडो प्रजाति पाई जाती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, 2021 के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि दोस्तों महानगर क्या है? महानगर, किस नगर को हम बोलेंगे महानगर? तो उस महानगर के बारे में सवाल पूछा जा रहा है। दोस्तों मैं सीधी सीधी परिभाषा बताऊं इस महानगर की, तो एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा एरिया जिसके अंतर्गत अगर 10 लाख से 50 लाख के बीच में जनसंख्या निवास करती है तो उसे हम महानगर की श्रेणी में लेंगे। ठीक, तो महानगर श्रेणी की, महानगर की परिभाषा ये हुई कि 10 लाख से 50 लाख तक जनसंख्या वाले नगर महानगर या मेट्रोपोलिस। दोस्तों महानगर को मेट्रोपोलिस कहा जाता है। 10 लाख से 50 लाख तक जनसंख्या वाले नगर है वो महानगर कहलाते हैं। यातायात, संचार आदि सुविधाओं की अधिक विकास होने के कारण, यातायात दोस्तों आने जाने की सुविधा होती है। यातायात, संचार सुविधाओं की अत्यधिक विकास होने के कारण महानगरों में जनसंख्या की भारी भीड़ पाई जाती, भारी जमाव पाया जाता है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर, यानी कि महानगरों में बड़े पैमाने पर कारखाने होते हैं, शिक्षण संस्थाएं होती है, व्यापारिक होता है, व्यापार भी होता है, वाणिज्य होता है, आदि संस्थाएं संकेंद्रित होती है। इसलिए दोस्तों महानगर की ओर अधिक आकर्षित रहते हैं लोग, वहां पर जाने के लिए अधिक सक्रिय रहते हैं। बहुत सारे जाते भी है, और वहां पर महानगरों में क्या होती है? जनसंख्या भी अधिक होती है, कारण क्या? सुख सुविधाएं वहां पर ज़्यादा मिलती है। आगे बढ़ता है जनाधिक्य। दोस्तों जनाधिक्य क्या होता है? सवाल 2021, 17 और 16 तीन एग्जाम में लगातार पूछा जा सकता है। दोस्तों जा चुका है जनाधिक्य। दोस्तों जनाधिक्य क्या होता है कि जनसंख्या के सामान्य संतुलन की अवस्था में, जनसंख्या का जब सामान्य संतुलन होता है, सामान्य संतुलन जनसंख्या का कब होता है? जब जनसंख्या न तो घटती है और न जनसंख्या बढ़ती है, एक संतुलित अवस्था में उसी तरह की रहती है, यानी कि न तो ज़्यादा जन्म होता है न ज़्यादा मृत्यु होती, एक बीच वाली जो जनसंख्या परफेक्ट रहती है, एक कॉमन जनसंख्या रहती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? संतुलित जनसंख्या, सामान्य संतुलन जनसंख्या के नाम से जाना जाए। यानी कि जनसंख्या के सामान्य संतुलन, अगर जनसंख्या का सामान्य संतुलन है तो उस सामान्य संतुलन की अवस्था के विचलित होकर, जब जनसंख्या सामान्य रूप से, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में बढ़ती है, एक सामान्य संतुलन के साथ में चलती है, लेकिन इस सामान्य संतुलन से अगर विचलित होकर जनसंख्या तेजी से बढ़ने की अवस्था में सामान्यतः जनसंख्या जनाधिक्य या
जनाधिक्य कहा जाता है। अगर जनसंख्या का सामान्य संतुलन है और वो अचानक बढ़ गया, यानी कि जनसंख्या अचानक बढ़ती जा रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? जनाधिक्य कहेंगे, जन का आधिक्य। किसी निश्चित प्रदेश के अंतर्गत उपलब्ध समस्त प्राकृतिक संसाधनों की तुलना में वहां निवासित जनसंख्या अधिकतम होती है। दोस्तों, किसी निश्चित प्रदेश के अंतर्गत उपलब्ध समस्त प्राकृतिक संसाधनों की तुलना में वहां निवास जनसंख्या अधिकतम होती है। जनसंख्या वृद्धि भी तीव्र होती है, जिसके कारण उस क्षेत्र की पोषक क्षमता की तुलना में जनाधिक्य अधिक हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, 5वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा सवाल है, जलवायु। दोस्तों, आप एक बेसिक सवाल रहता है, जलवायु सवाल पूछा जा सकता है। दोस्तों, कॉमन सवाल है। जलवायु किसी क्षेत्र विशेष के एक लंबे समय तक, किसी क्षेत्र विशेष में, किसी एरिया में, किसी क्षेत्र विशेष में एक लंबे समय तक के मौसम, एक एरिया में लंबे समय के मौसम, यानी कि 4 महीनों का मौसम होता है, लंबे समय का मौसम होता है। तो उसके सामान्य तत्वों जैसे तापक्रम, जैसे कि ये गर्मी ऋतु है, तो गर्मी ऋतु लगभग सामान्य तो वैसे देखा जाए तो 4 महीने तक रहती है। तो 4 महीने यानी कि एक लंबा टाइम है। 4 महीने में तापमान बिल्कुल कम होता है सर्दी ऋतु में, ठीक है। तो तापमान बिल्कुल कम, फिर वायुदाब बिल्कुल दोस्तों वायुदाब भी रहता है। फिर वर्षा दोस्तों सर्दी ऋतु में बिल्कुल कम होती है, मावठ वगैरह होता है, तो ठीक है। फिर वायु बिल्कुल ठंडी वायु बहती है। आर्द्रता, वहाँ की आर्द्रता दोस्तों सर्दी ऋतु में अगर पानी ठीक ठाक है तो आर्द्रता भी रहती है। आदि को औसत दशाओं के योग को जलवायु की संज्ञा दी जाए। जलवायु किसी क्षेत्र की वह संज्ञा होती है जिसमें किसी लंबे क्षेत्र में लंबे समय तक रहने वाली जो जलवायु होती है, तापक्रम है, वायुदाब है, वर्षा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? जलवायु की संज्ञा दी जाती है। इन मौसमी तत्वों के दैनिक, मासिक, ऋत्विक, वार्षिक औसत का परस्पर आकलन करके विसरण एवं बारंबारता निकाली जाती है। ये आंकड़े विभिन्न मौसम केंद्रों से संग्रहित कर प्रकाशित किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, 6वें सवाल की ओर एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि नृजातीय समूह क्या होता है? दोस्तों, नृजातीय समूह जनसंख्या का ऐसा समूह होता है। नृजातीय समूह जनसंख्या का ऐसा समूह होता है जिसमें प्रजातीय धर्म, भाषा आदि की समरूपता पाई जाती है। अपने समीपवर्ती जन समूह से इस विशेषताओं की दृष्टि से भिन्न रहता है। दोस्तों, ठीक है। चलिए 7वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रकरण अधिवास। दोस्तों, हमने इन सवालों पर डिस्कशन कर लिया है, एक अच्छे तरीके से और व्यवस्थित तरीके से आपको समझा कर किया है। लेकिन अब रिवीजन के तौर पर पूरी सीरीज का विश्लेषण के तौर पर इसी उद्देश्य से दोस्तों आप सभी के सामने इन प्रश्नों को रिपीट करवाया जा रहा है। अगर आप चाहते हैं आराम से पढ़ना और दोस्तों लंबी क्लासों को अटेंड करना चाहते हैं, ये भी दोस्तों क्लास लंबी है, लेकिन दोस्तों मैं एक बार समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। लेकिन उनको बार अच्छे तरीके से समझाया गया। पिछली क्लासें रिकॉर्ड हो चुकी है दोस्तों, बहुत ही अच्छे सवाल हैं, तो उन्हीं सवालों पर डिस्कशन किया है। इस प्रकीर्ण दिवस पर तो बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों लाइनें खींची हुई है, तो ये सवाल दोस्तों रिकॉर्ड पड़ा है। इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए दोस्तों, BA सेकंड ईयर भूगोल पार्ट, ज्योग्राफी पार्ट, वहाँ पर आपको बहुत सारी क्लासें देखने को मिल जाएगी। चलिए दोस्तों अगर आप BA सेकंड ईयर की सीरीज को पढ़ना चाहते हैं, BA थर्ड ईयर की सीरीज को अगली क्लास में पढ़ना चाहते हैं, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे। मैं आप सभी के सामने डेली इसी प्रकार हर वर्ष बना रहूँगा, तो दोस्तों आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे और अपने दोस्तों के साथ में ग्रुपों में शेयर कर लेवे, जिगरी साथी के साथ में। ओके, तो प्रकीर्ण अधिवास के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो इनको एकांकी या चित्रे हुए अधिवास भी कहा जाता है। जो प्रकीर्ण अधिवास होता है उसे एकांकी या फिर चित्रे हुए, बिखरे हुए अधिवास भी कहा जाता है। साधारणतः उन ग्रामीण अधिवासों को जिनमें ग्रहों की संख्या बहुत कम तथा सामान्यतः ऐसे गांव जिसमें घरों की संख्या बहुत कम तथा 2 या 4 होती है तथा प्रत्येक ग्रह एक दूसरे से काफी दूरी पर स्थित होते हैं, जिनको प्रकीर्ण एकांकी चित्रे हुए अधिवास कहा जाता है। दोस्तों चित्रे हुए या फिर प्रकीर्ण अधिवास को कहा जाता है कि ऐसा गांव जिसमें घरों की संख्या बिल्कुल कम होती है और घर 2-4 होते हैं, लेकिन वो भी दूर तक स्थित होते हैं, तो इस प्रकार के घरों को प्रकीर्ण अधिवास या फिर चित्रे हुए अधिवासों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अत्यंत छोटे आकार
अत्यंत छोटे आकार ग्रहों का एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर स्थित होना, ग्रह विशेष में एक या दो परिवारों का रहना, एक एकांकीपन आदि प्रकीर्ण अधिवास की प्रमुख विशेषता होती है। यानी कि एकांकीपन, बिल्कुल दूर दूर घरों का होना, एक या फिर दो परिवारों का रहना, तो ये एकांकी परिवारों की क्या होती है, विशेषता होती है। विस्तृत कृषि क्षेत्रों में बने एकांकी कृषि गृह निवास गृह भी प्रकीर्ण अधिवासों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। प्रकीर्ण अधिवास अधिकतर प्रतिकूल जलवायु प्रदेशों में, यानी कि जो होते हैं ना, ये प्रकीर्ण अधिवास या फिर चित्रे हुए अधिवास होते हैं, वो ज़्यादातर देखा जाए तो प्रतिकूल आवासों, प्रतिकूल जलवायु, मतलब जैसे कि रेगिस्तान में अगर जैसलमेर की बात करें तो यहाँ पर प्रतिकूल, बुरा मत मानना, यहाँ पर बुरा मानने की बात ही क्या है दोस्तों, रियलिटी है। प्रतिकूल परिस्थितियाँ यहाँ पर क्या है, एक वातावरण में गर्मी है, ठीक है, पेड़ पौधों की कमी है, तो इस पेड़ पौधों की कमी के कारण लोग बिल्कुल कम मात्रा में निवासित रहते हैं, ठीक है। जहाँ पर अधिक पेड़ पौधे हैं, काफ़ी हद तक है, वहाँ पर रहते हैं। जहाँ पर बिल्कुल मानसून कुछ कोई हरा भरा तो दिखता भी नहीं है, तो वहाँ कोई रहता भी नहीं है। यानी कि प्रतिकूल परिस्थितियाँ, प्रतिकूल जलवायु प्रदेशों में जहाँ पर अनुकूल नहीं है, तो वहाँ पर जैसे कि पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों में, विभिन्न घास के मैदानों में, बंजर तथा अनुपजाऊ कृषि क्षेत्रों में, विस्तृत कृषि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके अलावा मनुष्य अपने खेतों में विभिन्न कारणों से अलग अलग मकान बनाकर रहते हैं, इसकी भी एकांकी अधिवासों में शामिल किया जाता है दोस्तों। इसको भी एकांकी अधिवासों में, आज के ज़माने में लोग हैं वो अलग अलग मकानों को बनाकर रहता है, तो इसे भी एकांकी आवासों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक दोस्तों, एक और स्पष्ट कीजिए कि मानव भूगोल मानव परिस्थिति है दोस्तों, मानव पारिस्थितिकी स्पष्ट कीजिए कि मानव भूगोल है वो मानव पारिस्थितिकी। सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मानव भूगोल का निरूपण मानव परिस्थिति के रूप में कीजिए। तो दोस्तों आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं। मानव परिस्थिति के समर्थकों का यह विश्वास है, मानव, यानी कि सवाल पूछा जा रहा है कि स्पष्ट करो कि मानव भूगोल मानव परिस्थितिकी है, मानव भूगोल है वो मानव परिस्थिति की, इसको स्पष्ट करना है। सवाल पूछा जा गया कि मानव परिस्थिति के समर्थकों का यह विश्वास है, मानव पारिस्थितिकी के जो समर्थक है उसका ये विश्वास था कि पारिस्थितिकीय सिद्धांत अर्थात भोजन, श्रृंखला, जाल प्रतिरूप आदि सभी प्रकार के जीव समूहों, पौधे, पशुओं एवं मानव पर लागू होते हैं। मानव भूगोल मानव परिस्थितिकी है। इस विचारधारा को लेमार्कियन के कार्यों ने पुष्ट किया दोस्तों। लेमार्कियन, विद्वान लेमार्कियन के जो भी कार्य है उन्होंने पुष्ट किया है। इस लेमार्कियन ने जिन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रत्येक जीव सचेतन रूप में अपने परिवेश में समायोजित कर सकते, प्रत्येक जीव अपने ही परिवेश में समायोजित कर सकते हैं और उपार्जित विशेषताओं को अपनी संतान को प्रदान करते हैं। उपार्जित जितने भी विशेषता है तो उसको अपनी संतति में, संतान में क्या प्रदान कर सकते हैं। रेडजेल की राज्य संबंधी जैविक संकल्पना, रेडजेल की राज्य संबंधी जैविक संकल्पना, डेविस की भूआकृति विज्ञान, कुमारी कैप्सूल, हंटिंगटन एवं टेलर की पर्यावरण निश्चयवाद, हर्बर्टन्स का प्रादेशिक भूगोल, फ्ल्यूर का मानवीय शास्त्र भूगोल आदि सभी न्यूनाधिक मात्रा में ये प्रमाणित करती है कि मानव भूगोल की परिस्थिति की है। चलिए दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि पिग्मी जनजाति क्या है, पिग्मी जनजाति के लोग कहाँ पर निवास करते हैं। तो दोस्तों सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं कि पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन के बेल्जियम, कांगो, गैबोन, युगांडा आदि प्रदेशों के सघन वनों में पिग्मी जनजाति के लोग निवास करते हैं। कहाँ पर, कांगो के बेसिन बेल्जियम, फिर कांगो, गैबोन, युगांडा आदि प्रदेशों के सघन वनों में ये निवास करते हैं पिग्मी जनजाति के लोग। कुछ पिग्मी दक्षिण पूर्वी एशिया के फिलीपाइंस के वन क्षेत्रों और ओमेटो तथा न्यूगिनी के वन क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। पिग्मी काले, नाटे कद के निग्रिटो प्रजाति के लोग, पिग्मी जनजाति के लोग हैं वो काले, नाटे और निग्रिटो प्रजाति के लोग होते हैं। बिल्कुल काले होते हैं और नाटे यानी कि बिल्कुल छोटी छोटी उसकी हाइट होती है। फिर होता है इसका कद है वो 1.5 मीटर, 1.5 मीटर दोस्तों इसका कद होता है, इसकी हाइट होती है।
नाक बिल्कुल चपटी होती है। इस प्रकार नाक बिल्कुल चपटी होती है इस पिग्मी जनजाति के लोगों को। फिर होठ की बात करें तो होठ मोटे मोटे होते हुए और बाहर की ओर उभरे हुए होते, बाहर निकले हुए होठ होते हैं मोटे मोटे, ठीक है। तो इसके होठ होते हैं, पिग्मी जनजाति की बात हो रही है। फिर आगे बढ़ते हैं। सिर पर छल्लेदार गुच्छों के समान बाल होते हैं। सिर पर छल्लेदार गुच्छों के समान क्या होते हैं? बाल होते हैं पिग्मी जनजाति के। फिर अति उष्ण आर्द्र जलवायु के कारण, अति उष्ण आर्द्र जलवायु के कारण पिग्मी पुरुष किसी जंतु की खाल तथा स्त्रियों के पत्तों के गुच्छों को कमर में बांधे लटका लेती है। स्त्रियां वो ये पत्ते होते हैं पत्तों, तो उसको पत्तों को कमर में लटका देती है। फिर पिग्मी के लोगों की अर्थव्यवस्था का आधार आखेट है दोस्तों। अर्थव्यवस्था यानी कि खाने की सुविधा, धन दौलत की सुविधा देखे तो इसमें अर्थव्यवस्था की सुविधा में पिग्मी जनजाति के लोग हैं वो आखेट करते हैं, ठीक है, खाने के लिए। ये लोग आखेट करने में बड़े प्रवीण होते हैं। पिग्मी लोग केला बहुत पसंद करते हैं, केला बहुत ही पसंद करते हैं ये पिग्मी जनजाति के लोग। फिर है, ये लोग आदिम प्रकार की झोपड़ियों में निवास करते हैं। 2 मीटर व्यास की 1.5 मीटर ऊंची होती है। इसकी हाइट के बराबर 1.5 मीटर ऊंची होती है झोपड़ी और 2 मीटर इसका व्यास होता है। अंदर इसकी 2 मीटर क्या होती है? व्यास होता है। फिर झोपड़ियों का दरवाजा 5 सेमी होता है दोस्तों। झोपड़ियों का दरवाजा है वो 50 सेमी, 5 नहीं 50 सेमी ऊंचा होता है। और जैसे ये घुटनों के बल रेंग कर जाते हैं दोस्तों, झोपड़ी के अंदर ये रहते हैं तो ये 50 सेमी अंदर वो घुटनों के बल रेंग कर झोपड़ी के अंदर जाते हैं। चलिए दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, देखिए दोस्तों 14वां सवाल है। सवाल 4 एग्जामों में लगातार पूछा भी जा चुका है। बिल्कुल दोस्तों बेसिक सवाल है कि मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। मानव भूगोल क्या है, इसकी परिभाषा दीजिए दोस्तों। सवाल पूछा गया है कि मानव भूगोल विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव भूगोल वह विज्ञान है, मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी तल पर मानवीय तथ्यों के स्थानिक वितरणों का तथा मानव वर्गों और उसके वातावरण के बीच पारस्परिक कार्यात्मक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन प्रादेशिक आधार पर किया जाता है। मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी तल पर, हमारी धरातल पर, पृथ्वी तल पर मानवीय तथ्य, मानव के जितने भी तथ्य है उसके स्थानिक वितरणों यानी स्थान स्थान पर मानव के वितरणों तथा मानव वर्गों, मानव के अलग अलग वर्गों और उसके वातावरण के बीच पारस्परिक कार्यात्मक संबंधों का अध्ययन प्रादेशिक आधार पर किया जाता है। तो इस अध्ययन में मानवीय वर्गों, मानवीय बस्तियों और मानवीय क्रियाओं का विस्तरण प्रारूपों को सकारण समझना होता है। अर्थात मानव भूगोल प्रादेशिक जनसंख्याओं की और वातावरण की परिस्थितियों द्वारा किए गए स्थानिक संगठन के प्रतिरूपों का अध्ययन किया जाता है। तो मानव भूगोल की यह परिभाषा थी। फिर अलग अलग विद्वानों ने आकर इस मानव भूगोल की परिभाषा पेश की, तो उसको भी देख लेते हैं। फ्रांसीसी विद्वान प्रोफेसर विडाल डी ब्लॉस के अनुसार मानव भूगोल पृथ्वी की और मानव की पारस्परिक संबंधों का एक विचार देता, पृथ्वी और मानव के संबंधों का एक नया विचार देता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों का तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों की पारस्परिक संबंधों का अधिक संयुक्त ज्ञान उपलब्ध होता है। चलिए दोस्तों दूसरा, प्रोफेसर जीन ब्रूंस के अनुसार, विद्वान प्रोफेसर जीन्स ब्रूंस के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा क्या है कि मानव भूगोल उन सभी तथ्यों का अध्ययन है जो मानव और मानव के पारिस्थितिक संबंधों का एक नया विचार देता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों का तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अत्यधिक संयुक्त ज्ञान उपलब्ध करवाता है। तो दोस्तों ये फ्रांसीसी विद्वान के हिसाब से थे। फिर अगला है, मानव भूगोल उन सभी तथ्यों का अध्ययन है जो मानव क्रियाकलापों से प्रभावित है और हमारी पृथ्वी धरातल पर घटित होने वाली घटनाओं से साट कर एक विशेष श्रेणी में रखे जा सकते हैं। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट सवाल की ओर। एक और है दोस्तों 18वां सवाल, गंदी या फिर मलिन बस्तियां क्या है। ये तो दोस्तों बेसिक सवाल है, लेकिन पूछा गया है 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया है कि गंदी या फिर मलिन बस्तियां कैसी होती है। तो मलिन बस्तियां शहर के वे क्षेत्र है जिसमें निम्न स्तर की आवास व्यवस्था होती है। मलिन बस्ती हमेशा ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें एक से अधिक आवास होते हैं। डिक्सन्स के अनुसार मलिन बस्ती नगर के उन
भाग को कहते हैं मलिन बस्ती, नगर के उन भाग को कहते हैं उस भाग को कहते हैं जहाँ पर मकान रहने योग्य न हो और जहाँ पर वातावरण नागरिकों के स्वास्थ्य एवं नैतिकता के लिए हानिकारक हो। इस प्रकार यह शहर सघन बसा क्षेत्र होता है जहाँ निम्न स्तर तथा उच्च अपराध दर पाई जाती, निम्न स्तर तथा उच्च अपराध दर पाई जाती। अनेक विद्वानों ने इस क्षेत्र को शहर या कैंसर पत्थर का रेगिस्तान कहा है। इसे व्याधिक नगर भी कहा जाता है। इस नगर को जो मलिन बस्तियां होती है इसको व्याधिक नगर कहा जाता है। व्याधि यानी कि एक बीमार को व्याधि भी कहा जाता है। फिर आती मसानी के अनुसार विश्व की रचना ईश्वर ने की। मसानी के अनुसार विश्व की रचना ईश्वर ने की है, नगरों की मानव ने। अब पूरे विश्व की तो रचना ईश्वर ने की, लेकिन नगर है जो विश्व में उसकी रचना है वो मानव ने की है। मलिन बस्तियों की रचना शैतानों ने की, यानी कि समाज में जो शैतान होते हैं वो मलिन बस्तियों को फैलाते हैं। फिर इस गंदी बस्तियों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नरक कुंड के नाम से इसको पुकारा है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 1900 सवाल की ओर। सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नगरीकरण, दोस्तों नगरीकरण गांवों को छोड़कर नगरों की ओर जाना नगरीकरण कहलाता है। फिर भी इसको देख लेते हैं, यानी कि देखने की क्या बात है दोस्तों। नगरीकरण वो होता है यानी कि लोगों का गांवों से शहर की ओर ढलना। क्यों ढलना? क्योंकि शहरों में, नगर में जो भी सुख सुविधा होती है वो फुल होती है, ठीक है, सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं होती है। फिर रहन सहन की बात करें तो ठीक है, फिर व्यवसाय मिल जाता है बहुत सारे, फिर शिक्षण संस्थाएं होते हैं, फिर कारोबार होते हैं बहुत बड़े बड़े। तो इस हिसाब से दोस्तों नगरों में गांवों की अपेक्षा ज़्यादा भीड़ रहती है। तो दोस्तों यही इसका कारण है। चलिए अलग अलग विद्वानों ने भी इसको परिभाषित करने की कोशिश की है। आगे बढ़ते 2018 के एग्जाम में एक सवाल पूछा गया है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक के किसके द्वारा लिखी गई? एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? रेडजेल के द्वारा। किसके द्वारा? एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक रेडजेल के द्वारा लिखी गई है। सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं एक और सवाल, रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। तो रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र पर्यावरण से संबंधित होते हैं जो कि सभ्य भौतिक दशाओं का एक ध्येय होता है। दोस्तों 46वां सवाल है, संभववाद से क्या तात्पर्य? दोस्तों संभववाद क्या होता है, इसका क्या तात्पर्य, इसका क्या अर्थ है? सवाल पूछा गया है। ये भौतिक वातावरण व उसकी शक्तियाँ, भौतिक वातावरण और उसकी शक्तियाँ मानव और उसके कार्य, भौतिक वातावरण और उसकी शक्तियाँ मानव और उसके कार्यों को नियंत्रित नहीं करती। अब भौतिक वातावरण है तो भौतिक वातावरण और उस भौतिक वातावरण की शक्तियाँ कभी भी मानव के कार्यों को रोकती नहीं है, मानव के कार्यों को कभी भी नियंत्रित करती नहीं है, न ही उस कार्यों में, न ही भौतिक वातावरण है वो मानव के कार्यों में रुकावट डालता है। वे मानव को अवसर प्रदान करता है, भौतिक वातावरण मानव को अवसर प्रदान करता है, न कि उसके कार्य में रुकावट डालता है। और मानव आवश्यकता अनुसार अपनी मानसिक क्षमता, शारीरिक शक्ति के अनुसार उस अवसर का उपयोग करता है। और इस विचारधारा को दोस्तों संभववाद सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों एक और सवाल 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। सवाल क्या है कि निश्चयवाद। दोस्तों निश्चयवाद क्या है और इस निश्चयवाद को परिभाषित करना है कि वह सिद्धांत जिसके अनुसार वातावरण की तुलना में मानव की शक्तियां प्राय महत्वहीन, अप्रभावी मानी जाती है तो नियतवादी या फिर निश्चयवाद के नाम से जाना जाता है। नियतवादी या फिर निश्चयवाद वह दोस्तों वाद होता है, वह सिद्धांत होता है जिसके अनुसार वातावरण की तुलना में मानव शक्तियां प्राय महत्वहीन और अप्रभावी मानी जाती है। दोस्तों इसे ही हम निश्चयवाद सिद्धांत के नाम से जाना जाते हैं। चलिए दोस्तों 60वां सवाल है। सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में, क्या है? कॉस्मोस पुस्तक के रचयिता कौन है? कॉस्मोस पुस्तक के दोस्तों रचयिता कौन है? तो अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट कॉस्मोस पुस्तक के रचयिता है। दोस्तों ध्यान रखना, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे बढ़ते हैं कि नवनिश्चयवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो नवनिश्चयवाद का प्रतिपादन फ्रेडरिक रेडजेल के द्वारा किया गया था। नवनिश्चयवाद का प्रतिपादन किसने किया? रेडजेल के द्वारा किया गया था। अगला, नवनिश्चयवाद को व्यवहारिक संभववाद किसने कहा था? नवनिश्चयवाद को व्यवहारिक संभववाद किसने कहा था? तो जी टेथम के द्वारा नवनिश्चयवाद को व्यवहारिक संभववाद सिद्धांत के नाम से जाना गया। दोस्तों 75वां सवाल है कि इग्लू क्या है? दोस्तों इग्लू दोस्तों एक हम कह सकते हैं जनजाति के रूप में आती है। तो इग्लू जनजाति क्या है?
सॉरी 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 दोस्तों, एस्किमो जनजाति होती है वो अपने घरों को इग्लू के नाम से जानते हैं। तो इग्लू क्या है? तो इग्लू लोग, एस्किमो लोग हैं वो शीत ऋतु में, एस्किमो लोग हैं वो शीत ऋतु में बर्फ की शिलाओं को काट काट कर अपने ईंटों या फिर पत्थरों के समान एक दूसरे पर व्यवस्थित तरीके से रखकर सोने के भट्टे की आकृति के समान बर्फ का गुंबदानुमार घर बना लेते हैं। तो इसे इग्लू के नाम से जाना। दोस्तों इग्लू क्या है, सवाल पूछा जाए एग्जाम में तो आप ऐसे लिख देना कि इग्लू एस्किमो लोग होते हैं, एस्किमो जनजाति के जो लोग होते हैं तो वो शीतकाल में, सर्दी ऋतु में बर्फ की शिला होती है, बर्फ के जो पत्थर होते हैं, तो उस बर्फ के पत्थरों को काट काट कर उसकी ईंटों को एक निश्चित क्राइटेरिया के तौर पर जमा कर एक दूसरे पर व्यवस्थित तरीके से रखकर सोने के भट्टे की आकृति के समान बर्फ का गुंबदाकार घर बना देते हैं। तो इसे ही हम इग्लू के नाम से जाने जाते हैं। चलिए दोस्तों एक और कयाक। कयाक क्या होता है, सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। कयाक से क्या अभिप्राय है, इसका क्या अर्थ है? एस्किमो लोगों के द्वारा सील मछली का शिकार करने के लिए जिस नाव का प्रयोग किया जाता है तो उसके कयाक के नाम से जाना जाता है। और ये सील मछली का हड्डियों, यानी कि ये सील मछली की जो हड्डियां होती है और उस हड्डियों और लकड़ियों का बनाई जाती है, ये कयाक नाव होती है वो एस्किमो लोगों के द्वारा सील मछली का शिकार करने के लिए जो नाव बनाई जाती है तो उसे हम कयाक के नाम से जानते हैं। और ये कयाक नाव है तो वो सील मछली की हड्डियों और लकड़ियों की बनाई जाती है। सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप जरूर इस सवाल को देख कर जाओ। और अब बढ़ते हैं दोस्तों 77वें सवाल की ओर कि हार्पून। हार्पून क्या होता है, सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हार्पून के बारे में दोस्तों आपके सामने सवाल पेश हो रहा है। तो हार्पून एक हथियार है दोस्तों, हार्पून एक हथियार है जिसके द्वारा एस्किमो लोग सील मछली का शिकार करते हैं और ये हड्डी का बना होता है, ये आगे से नोकदार होता है। हार्पून एस्किमो लोगों के लिए एक हथियार का काम करता है, जो कि एस्किमो लोग हैं वो शिकार करने के लिए इस हड्डियों के बने हथियार का प्रयोग करते हैं और ये आगे से नोकदार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट सवाल की ओर। 2018 के एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि भील जनजाति पर टिप्पणी लिखिए। भील जनजाति दोस्तों सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में। सवाल छोटे लेवल से बड़े लेवल तक दोस्तों हर प्रकार के सवाल आपके सामने पेश होंगे। तो भील जनजाति दोस्तों, भील भारत की तीसरी बड़ी आदिवासी जनजाति है दोस्तों। भील है वो भारत की तीसरी बड़ी, सवाल दोस्तों आपने जीके में जरूर पढ़ा होगा। तो ये तीसरी बड़ी जनजाति है। आर्थिक दृष्टि से जो लोग इस आर्थिक दृष्टि से देखें तो ये भील लोग हैं वो स्थायी रूप से दोस्तों कर्षक होते हैं। सामाजिक दृष्टि से देखें तो पितृ सत्तात्मक जनजाति एवं परंपरागत रूप से अच्छे तिरंगबाज होते हैं, यानी कि ये शिकार करने के लिए दोस्तों तिरंगबाज के रूप में ये भील जनजाति कार्य करती है। चलिए दोस्तों एक और सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि बुशमैन चावल यानी कि राइस क्या है? बुशमैन चावल क्या है? चावल को इंग्लिश में राइस के नाम से जानते हैं। तो बुशमैन चावल क्या होते हैं? तो कालाहारी मरुस्थल में पाई जाने वाली एक प्रकार की दीमक, कालाहारी मरुस्थल में पाई जाने वाली एक प्रकार की दीमक जिसे बुशमैन खाते हैं तो इसे बुशमैन राइस के नाम से जाना है। कालाहारी मरुस्थल में पाई जाने वाली एक जो दीमक होती है तो इस दीमक को बुशमैन खाते हैं तो इसे हम बुशमैन राइस या फिर बुशमैन चावल के नाम से जानते हैं। मिसाई जनजाति दोस्तों, मिसाई जनजाति के बारे में सवाल पूछा जा रहा है कि मिसाई जनजाति क्या है, किस स्थानों पर निवास करती है, इसकी संख्या कितनी है, उसके बारे में। मिसाई उत्तरी तथा दक्षिणी उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में निवास करती है। उत्तरी तथा दक्षिणी उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में, कहाँ पर? उत्तरी तथा दक्षिणी उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में निवास करती है कौन? मिसाई जनजाति, ठीक है। जिसमें भूमध्य सागरीय तथा निग्रोएट जातियों की विशेषता पाई जाती है। जिसमें भूमध्य सागरीय तथा निग्रोएट जनजातियों की विशेषता पाई जाती है। कहाँ, किसमें? मिसाई जनजाति उत्तरी दक्षिणी उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में तो पाई जाती है, लेकिन ये साथ ही साथ में भूमध्य तथा निग्रोएट जातियों की विशेषता इसमें पाई जाती है। यह जाति पशुपालक के रूप में पूर्वी अफ्रीका में केन्या के उत्तरी भाग, उत्तरी तंजानिया तथा पूर्वी यूनाडा के उत्तरी पठारी भागों में पाई जाती है। इसकी संख्या लगभग 10,000 है। मिसाई जनजाति की संख्या कितनी? 10,000 सवाल। दोस्तों एक और सवाल है 2019 के एग्जाम में पूछा गया, सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मंगोलाइड प्रजाति क्या है? दोस्तों मंगोलाइड प्रजाति के बारे में आपके सामने सवाल पेश किया जा रहा है। तो मंगोलाइड प्रजाति के लोग एशिया महाद्वीप के मध्यवर्ती उत्तरी
पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में तथा उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में निवास करती है। कहाँ पर मंगोलाइड प्रजाति की, वो मंगोलाइड प्रजाति के लोग एशिया महाद्वीप के मध्यवर्ती तथा उत्तरी पूर्वी दक्षिणी पूर्वी में तथा उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में निवास करते हैं। कौन? मंगोलाइड प्रजाति। बाल सीधे होते हैं दोस्तों, इस मंगोलाइड प्रजाति के लोगों के बाल सीधे होते हैं और काले भी होते हैं। मध्यम कद होता है दोस्तों, न ज़्यादा बड़ा होता है कद, हाइट न ज़्यादा बड़ी होती है न छोटी होती है। फिर सुसंगठित दोस्तों, एक अस्पष्ट शरीर होता है। फिर सिर का आकार छोटा होता है, बिल्कुल दोस्तों सिर बिल्कुल छोटा होता है। फिर नाक चपटा होता है, बिल्कुल एक चपटे टाइप का नाक होता है, पतला सा। फिर तवचा का रंग कुछ पीलापन लिए हुए होता है दोस्तों। यहाँ पर मंगोलाइड प्रजाति के लोग बिल्कुल थोड़े थोड़े पीले होते हैं, ठीक है, पीले कलर की त्वचा के रंग होते हैं। फिर इसकी विशेषताएं पाई जाती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नार्डिक प्रजाति पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखी। नार्डिक प्रजाति दोस्तों, सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है। नार्डिक प्रजाति दोस्तों अगले एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मध्यम आकार के सिर वाली नार्डिक का शीर्षस्थ शुष्कांक। दोस्तों नार्डिक प्रजाति है तो ये मध्यम आकार के सिर वाली नार्डिक का शीर्षस्थ सूचकांक 78 से 82 के मध्य होता है। यानी कि इसका शीर्षस्थ की बात करें तो 78 से 82 के मध्य होता है। इनके बाल लहरदार होते हैं। किसके? नार्डिक प्रजाति के बाहर है वो बिल्कुल लहरदार होते हैं, लहरों की तरह होते हैं एवं ऊर्ध्वाधर छोटे अंडे के समान होते हैं। ऊर्ध्वाधर छोटे अंडे के समान होते हैं इसके बालों की बात करें तो। और नाक लंबी होती है, बिल्कुल नाक बड़ी लंबी होती है, आगे से नुकीली होती, नाक लंबी और आगे से नुकीली होती है। चेहरा चपटा होता है, बिल्कुल चेहरा होता है, चेहरा एकदम गोल नहीं होता, एकदम चपटा चेहरा होता है, उबड़ा हुआ। फिर त्वचा का रंग गोरा होता है, बिल्कुल ये नार्डिक प्रजाति के लोग बिल्कुल गोरे होते हैं। भूरा व गुलाबी कद, गोरा भूरा गुलाबी होता है। फिर कद लंबा होता है, बिल्कुल इसके हाइट नार्डिक प्रजाति के लोगों की ज़्यादा होती है। शरीर सुसंगठित हष्टपुष्ट होता है नार्डिक प्रजाति के लोगों का। यूरोप में उत्तरी पश्चिमी भाग में इस प्रजाति का निवास है। यूरोप में उत्तरी पश्चिमी भाग में इस जाति का निवास स्थान। चलिए दोस्तों 119वां सवाल है कि अनुकूलतम जनसंख्या। सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा भी गया है कि अनुकूलतम जनसंख्या क्या है। तो इस सिद्धांत के अनुसार किसी देश में किसी समय पर एक ऐसी जनसंख्या होती है। इस सिद्धांत के अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत के अनुसार किसी देश में, कोई भी देश हो, उस देश में किसी समय पर एक ऐसी जनसंख्या होती है जो उस देश के प्राथमिक संसाधनों के लिए पर्याप्त शोषण के लिए अनुकूल एवं संगत होती है। किसी देश में किसी ऐसे समय में ऐसी जनसंख्या होती है जिसमें जो उस देश के प्राकृतिक संसाधनों के पर्याप्त शोषण के लिए अनुकूल एवं संगत होती है। जनसंख्या की इस मात्रा या संख्या को आदर्श या फिर अनुकूल जनसंख्या के नाम से जाना जाता है। अगला है 120वां सवाल है कि जनाभाव। दोस्तों जनाभाव क्या होता है? किसी क्षेत्र या फिर प्रदेश में, कोई भी क्षेत्र हो या फिर प्रदेश हो, उसमें जनसंख्या संसाधनों की तुलना में कम होती है। दोस्तों जनाभाव की क्या, जनाभाव होता क्या है? तो किसी क्षेत्र में, किसी एरिया में या फिर प्रदेश में जब जनसंख्या संसाधनों की तुलना में कम होती है, जब किसी क्षेत्र में जनसंख्या संसाधनों की तुलना में अगर जनसंख्या कम हो तो उस स्थिति को जनाभाव या फिर अल्प जनसंख्या स्थिति कहते हैं। यानी कि दोस्तों जनाभाव यानी जन का अभाव, लोगों का अभाव। अब संसाधन अधिक है, सुख सुविधा अधिक है, लेकिन उस सुख सुविधाओं का फायदा उठाने वाले लोग बिल्कुल कम है, तो उसे जनाभाव यानी कि कम लोगों की संख्या है उस सुविधाओं की दृष्टि से, तो उसे हम लोगों का अभाव कहेंगे। चलिए दोस्तों एक और सवाल है, ग्रामीण अधिवास के बारे में आप सभी के सामने सवाल पेश किया जा रहा है। क्या ग्रामीण अधिवास आखिर होते क्या है? सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 एग्जामों में लगातार पूछा भी गया है। दोस्तों ग्रामीण अधिवास होता क्या है? ग्रामीण अधिवास से आप क्या समझते हैं? तो ग्रामीण अधिवास में वे सभी अधिवास सम्मिलित है। ग्रामीण अधिवास में वे सभी अधिवास सम्मिलित है जिसकी अधिकांश जनसंख्या मुख्यतः प्राथमिक व्यवसायों से संगलित होती है। यानी कि प्राथमिक ग्रामीण अधिवास वह अधिवास होते हैं जिसमें अधिकतम जनसंख्या होती है, जिसमें अधिकांश गांव में रहने वाले लोगों की अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक व्यवसायों में
मुख्यतः प्राथमिक व्यवस्थाओं में संलग्न यानी लगी हुई होती है, तो उसे हम ग्रामीण अधिवास के नाम से जाने जाएंगे। ठीक है, एक और सवाल है 2017 और 15 के एग्जाम में लगातार 2 बार पूछा गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि अधिवास, दोस्तों अधिवास से क्या आपका तात्पर्य है, अधिवास से आपका क्या तात्पर्य, अधिवास आखिर होता क्या है। सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मानव समुदाय के निवास योग्य ग्रहों की समूह को अधिवास कहेंगे, यानी कि मानव समुदाय, कोई भी मानव समूह है, मानव समुदाय है, मानव का ग्रुप है, तो उस मानव समुदाय के निवास योग्य, मानव समुदाय के रहने योग्य ग्रहों को, घरों को अधिवास के नाम से जानते हैं। तो ये निवास के साथ ही आर्थिक क्रिया में भी संबंधित होते हैं, यानी कि निवास स्थान, लोगों के निवास स्थान के साथ में आर्थिक, यानी कि आर्थिक क्रियाकलापों से भी संबंधित होते हैं। ठीक है, फिर इस अधिवासों में मानव निर्मित लगभग सभी सुविधाएं होती है। इस अधिवासों में जो ग्रामीण अधिवास होते हैं, तो इस अधिवासों में मानव निर्मित सभी के सभी सुविधाएं उपलब्ध होती है, जिनकी उत्पत्ति मनुष्य की बसने की प्रक्रिया से हुई है, यानी कि अधिवास, ग्रामीण अधिवास की उत्पत्ति मनुष्य के बसने, मनुष्य के गांवों में रहने से हुई है। मानव अधिवास परस्पर एक दूसरे से मार्गों द्वारा चुने जाते, एक दूसरे के मार्गों द्वारा चुने जाते हैं। ये सांस्कृतिक भूदृश्यों में मुख्य घटक होते हैं, सांस्कृतिक भूदृश्यों में मुख्य घटक के रूप में पेश होते हैं। दोस्तों एक और सवाल है 134वां सवाल, सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है। सवाल क्या है, अधिवासों की स्थिति। दोस्तों अधिवासों की स्थिति के बारे में सवाल पूछा गया है। अधिवासों की स्थिति तय करने के लिए, अधिवासों की अगर स्थिति यानी कि उसका तय सीमा एक कहाँ पर स्थित है, अधिवासों की अगर स्थिति देखे किस प्रकार की उसकी स्थिति को देखे, तो स्थिति तय करने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाता है। पहला आता है उच्चावचन। ठीक है, उच्चावचन, भूमि का स्वरूप, किस प्रकार की भूमि है, ऊंच है, ढलन है, ठीक है, वातावरण कैसा है। फिर जल की प्राप्ति, यानी कि अगर अधिवास है, कोई घर है, घर के बहुत सारे घरों का रहने की संख्या है, एक यहाँ पर बहुत सारे घर पास में है, तो उसको हम अधिवास कहेंगे। लोगों के रहने के स्थान है, तो उसको हम अधिवास कहेंगे। तो उस अधिवास को अगर हमने जानना है, उसकी स्थिति, उसका वातावरण जानना है, तो हमें ऊंचावच, यानी उसकी ऊंचावच किस प्रकार, किस भूमि में, यानी ऊंची भूमि में इस अधिवास है, या फिर नीची भूमि में अधिवास है, या फिर पहाड़ियों पर अधिवास है, उसको देखना पड़ेगा। फिर भूमि का स्वरूप, अब पहाड़ियों पर होगा तो भूमि उबड़ खाबड़ होगी, और उन उबड़ खाबड़ भूमि में अगर अधिवास होंगे, घर होंगे, तो वहाँ की स्थिति कैसी होगी। फिर जल की प्राप्ति, अगर पहाड़ी बहुत ही बड़ी ऊंची पहाड़ी पर है, तो बिल्कुल जल की प्राप्ति बहुत ही मुश्किल से होती है। जैसे कि पहाड़ों या फिर बहुत बड़े रेगिस्तान में घर है, तो वहाँ पर जल की प्राप्ति होंगी नहीं। तो यहाँ पर यानी कि वहाँ की स्थिति हमें मालूम होगी, जैसे कि वहाँ की जलवायु गर्म है या फिर ठंडी है। सुरक्षा की आवश्यकता, यानी कि वहाँ जहाँ पर भी अधिवास है, वहाँ पर कोई खतरा तो है नहीं, या फिर कैसा खतरा है, तो उसकी सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है। फिर कृषि की सामाजिक व्यवस्था, दोस्तों कृषि की सामाजिक व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो मानव की आर्थिक क्रिया, मानव किस प्रकार की आर्थिक क्रिया करे, तो मार्गों से संबंधित आदि, तो ये ग्रामीण अधिवासों की स्थिति होती है। किस प्रकार की मानव के लिए वहाँ पर सामाजिक, यानी कृषि करने के लिए भूमि है, यहाँ पर नहीं है, सुरक्षा की आवश्यकता करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, जलवायु कैसी होगी, जल की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी। दोस्तों अगर वहाँ पर ये सारी की सारी सुविधा उपलब्ध है, तो वो ग्रामीण अधिवासों की अच्छी स्थिति के अंदर आएगा। अगर इसमें से कोई भी कमी है, तो वो ग्रामीण अधिवासों की दोस्तों अच्छी स्थिति के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट सवाल बनता है, परकीर्ण अधिवास क्या है। परकीर्ण अधिवास, परकीर्ण अधिवास सामान्यतः उन ग्राम अधिवासों को कहते, उन ग्रामीण अधिवासों को परकीर्ण अधिवास कहते हैं जिसमें ग्रहों की संख्या बहुत कम, 2 या फिर 4 होती है, तथा प्रत्येक ग्रह एक दूसरे से काफी दूरी पर स्थित होते हैं। तो इस प्रकार के घरों को, इस प्रकार के निवास स्थानों को, अधिवास को परकीर्ण अधिवास के नाम से जानते हैं। दोस्तों एक और सवाल है कि शून्य अधिवास, शून्य अधिवास क्या होता है। शून्य अधिवास शून्य जनसंख्या की वृद्धि कुछ लोगों द्वारा एक सामाजिक उद्देश्य के रूप में मानी जाती है। शून्य जनसंख्या की वृद्धि कुछ लोगों के द्वारा सामाजिक उद्देश्य के रूप में मानी जाती है। एक निर्दिष्ट आबादी में लोगों की संख्या न तो बढ़ती है, एक निर्दिष्ट आबादी को देखें तो लोगों की संख्या न तो बढ़ती है और न ही गिरावट होती है, उसमें न तो गिरावट होती है। शून्य जनसंख्या वृद्धि पूरे विश्व के लिए लंबी अवधि में पर्यावरणीय स्थिरता को पूरा करने में सहायक होती है। यानी कि शून्य जनसंख्या
वृद्धि, शून्य जनसंख्या वृद्धि पूरे विश्व के लिए लंबी अवधि में पर्यावरणीय स्थिरता को पूरा करने में क्या होती है, सहायक होती है। दोस्तों एक और सवाल है कि नगर की परिभाषा दीजिए। दोस्तों सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि नगर को परिभाषित कीजिए। नगर एक संगठित समूह होता है। नगर क्या होता है, एक संगठित गठा हुआ दोस्तों समूह होता है जिसमें प्रमुखतः कृषि व्यवस्थाओं की विपरीत नगर क्या होता है, कृषि व्यवसायों के विपरीत, यानी नगर कृषि के विपरीत होता है, यानी नगर में कृषि नहीं होती, कृषि के विपरीत होता है। वाणिज्य दोस्तों वहां पर कृषि वाणिज्य औद्योगिक क्रियाओं की प्रधानता होती है, ठीक है। कृषि के विपरीत वाणिज्य और औद्योगिक, वाणिज्य वहां पर होता है और औद्योगिक क्रियाओं की क्या प्रधानता होती है नगर में, तो वही क्या होता है, नगर होता है। दोस्तों 142 सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नगरीकरण को परिभाषित कीजिए। नगरीकरण ग्रिफिथ टेलर के अनुसार गांव से नगरों की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण ही नगरीकरण बहुत ही ईजी सवाल है। चलिए दोस्तों सन्नर 2021 के सवाल में पूछा गया है कि सन्नर क्या है। दोस्तों सन्नर से क्या अभिप्राय है, तो विभिन्न नगरीय बस्तियों से बाहरी विस्तार के परिणाम स्वरूप नगरों के आपस में मिल जाने से बने विस्तृत नगरीय क्षेत्रों को सन्नर के नाम से जानते हैं। दोस्तों सन्नर क्या होता है कि विभिन्न अलग अलग प्रकार के नगर और उस नगरों की बस्तियों, नगर के अंदर जो बस्तियां है, रहने के स्थानीय घर है, तो उसके बाहर बाहर के विस्तार के परिणाम स्वरूप अनेक नगरों कि आपस में मिल जाने से बने जो विस्तृत नगरीय क्षेत्र है तो उसको सन्नर के नाम से जानते हैं। एक और सवाल है दोस्तों 2015 के एग्जाम में पूछा गया, देख लीजिए। सावनियां दोस्तों, सावनियां क्या होती है कि जिन नगरों का विकास सुरक्षा की दृष्टि से सावनी के रूप में किया जाता है, ऐसे नगर जिसका विकास है वो सुरक्षा की दृष्टि से देखे तो एक सावनी के रूप में किया जाता है, तो वे नगर सावनी नगर कहलाते हैं। और विश्व में जिब्राल्टर, सिंगापुर, पोर्ट ब्लेयर और पोर्ट सईद, पनामा आदि, अंबाला, मेरठ, जोधपुर, सूरत, दिल्ली, केट आदि नगरों का विकास सुरक्षा तथा सैनिक कार्यों के लिए किया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सावनी नगर के नाम से जाना जाता है। सीधे सीधे देखें दोस्तों, सावनी नगर क्या होता है कि वे नगर जिसमें नगर की सुरक्षा को लेकर सावनियां बनाई जाती है, नगर के अंदर चौराहों पर सावनियां बनाई जाती है, तो उस सावनियों को सावनी नगर के नाम से जाना जाता है। यानी ऐसे नगर जिसमें सावनियां होती है सुरक्षा के लिए, तो उसे सावनी नगर के नाम से जाना जाता है। तो विश्व में सिंगापुर है, पोर्ट ब्लेयर है, फिर पोर्ट सईद है, पनामा है, फिर मेरठ है, जोधपुर है, सूरत है, दिल्ली है, तो इस मुख्य नगर है, तो इसमें सावनियां बनी होती। चलिए दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट सवाल बनता है कि केंद्रीय व्यापार स्थल क्या होता है। केंद्रीय व्यापार स्थल क्या होता है, सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया दोस्तों। सवाल है कि केंद्रीय व्यापार यह नगर के हृदय स्थल के लिए प्रयोग किया जाने वाला अमेरिकन शब्द है। केंद्रीय व्यापार स्थल एक अमेरिकन शब्द है, यानी कि ऐसा नगर, यह नगर हृदय स्थल के लिए प्रयोग में किया जाने वाला अमेरिकन शब्द है केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र अर्थात सीबीडी। केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र यानी कि सीबीडी किसी नगर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। अधिक भीड़भाड़, ऊंची इमारतें, बहुमंजिले बहुकार्यिक भवन, महंगी भूमि, अत्यधिक क्रय विक्रय यानी कि बेचना और खरीदना, अत्यधिक क्रय विक्रय, फिर कम चौड़ी दुकानें, बिल्कुल पतली पतली दुकानें, अधिक किराया दोस्तों, जनसंख्या का न्यून घनत्व, जनसंख्या बिल्कुल घनत्व में बिल्कुल कम, आवासीय इमारतों का अभाव, परिवहन में अधिकता इस क्षेत्र की मुख्य लक्षण होते हैं। केंद्रीय व्यापार स्थल वे स्थल होते हैं, केंद्रीय व्यापार स्थल वे स्थल होते हैं जिसका अर्थ हृदय स्थल के लिए प्रयोग में किया जाने वाला एक अमेरिकन शब्द होता है। कौन, केंद्रीय व्यापार स्थल। इसको सीधे केंद्रीय सेंट्रल व्यापार डेवलपमेंट स्थल, केंद्रीय व्यापार स्थल सीबीडी किसी नगर का सबसे एक महत्वपूर्ण भाग होता है जिसमें भीड़ भाड़ होती है, ऊंची इमारतें होती है, बहुमंजिले मकान होते हैं, फिर बहुकार्य की भवन होते हैं, महंगी भूमि होती है, अत्यधिक क्रय विक्रय होता है, कम चौड़ी दुकानें होती है, अत्यधिक किराया होता है, जनसंख्या शून्य घनत्व ज्यादा होता है, फिर आवासीय इमारतों
का अभाव होता है, आवास के लिए इमारत हो उसका अभाव होता है। फिर परिवहन में अधिकता इस क्षेत्र की मुख्य विशेषता होती है। केंद्रीय व्यापार स्थल की इसकी मुख्य विशेषता होती है। यहाँ पर अधिकतर फुटकर दुकानें होती। कैसी फुटकर? केंद्रीय व्यापार स्थल में अधिकतर फुटकर दुकानें होती है। चलिए दोस्तों 149वां सवाल है कि मेगालोपोलिस क्या होता है? 2019 के एग्जाम में पूछा गया कि मेगालोपोलिस से आशय उन नगरों से होता है। मेगालोपोलिस से आशय उन नगरों से होता है जिसकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है तो उसे मेगालोपोलिस के नाम से जानते हैं। ऐसे नगर जिसकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक है तो उसे मेगालोपोलिस के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 150वें सवाल की ओर की घंटो क्या है दोस्तों? घंटो क्या? घंटो शब्द से अर्थ क्या है? तो शहर का एक भाग जहां पर एक ही जाति धर्म आदि के लोग गरीब की अवस्था में रहते हैं तो उसे घंटो के नाम से जानते हैं। घंटो शहर का एक भाग होता है जहां पर एक ही जाति एक ही धर्म आदि के लोग है वो गरीबी की अवस्था में रहते हैं उस घंटों के, यानी बिल्कुल एक ही जाति और एक ही धर्म के लोग गरीबी की अवस्था में एक क्षेत्र में रहते हैं उसे घंटो क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। 151वां सवाल है कि ग्रामीण नगर क्या होता है दोस्तों? ग्रामीण नगर या फिर नगरीय गांव में ग्रामीण तथा नगरीय दोनों प्रकार के सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण की विशेषता पाई जाती है। इसे ग्रामीण नगर कहा जाता है। यानी कि ऐसा कोई गांव जिसमें इधर तो है शहर और इधर है गांव। ठीक है, इधर तो है बाजार है लेकिन इधर तो है क्या है? खेत है। तो खेतों वाला तो गांव होगा और शहर जहाँ पर बाजार है तो वो क्या होगा? एक नगर की तरह होगा। एक ही गांव है उसमें दो भाग बन गए। ठीक है, एक में तो शहर है पूरा और एक में पूरा खेत है तो ऐसे नगर को ग्रामीण नगर के नाम से जानते हैं। इसमें 150 से 500 तक की जनसंख्या पाई जाती है। 150 से 500 तक की जनसंख्या इस ग्रामीण नगर के अंदर पाई जाती है। एक है मलिन बस्ती पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। मलिन बस्ती शहर के वैसे क्षेत्र होते हैं जिसमें निम्न स्तर की व्यवस्था होती है। मलिन बस्ती सदैव एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर एक से अधिक आवास होते हैं। 1952 में नेहरू जी ने नरक कुंड के नाम से जानते हैं इसको। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मलिन बस्ती को नरक कुंड से पुकारा है। दोस्तों एक और सवाल है, चलिए मानसूनी प्रदेश। दोस्तों मानसूनी प्रदेश क्या होते हैं? यह प्रदेश विषुवत रेखा मानसूनी प्रदेश। दोस्तों सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि मानसूनी प्रदेश किस क्षेत्र को कहते हैं और यह है क्या, कहाँ पर है मानसूनी प्रदेश के बारे में? तो यह प्रदेश विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पूर्वी भाग में स्थित होता है। दोस्तों विषुवत रेखाओं के दोनों ओर, विषुवत रेखा है तो उसके ऊपर और नीचे दोनों ओर 5 से 30 अक्षांशों के 5 डिग्री से 3 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पूर्वी भाग में स्थित होता है। मानसूनी प्रदेश का विस्तार दक्षिणी पूर्वी एशिया से भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, हिंद, चीन, अफ्रीका के पूर्वी तट आदि इन प्रदेशों में मानसूनी हवाएं चलने के कारण इसे मानसूनी प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। यहाँ सर्दी में मौसम प्राय शुष्क रहता है। दोस्तों यहाँ पर मानसूनी प्रदेश में सर्दी में बिल्कुल शुष्क मौसम रहता है। ठीक है, गर्मी में वर्षा 90% भाग होती है। दोस्तों गर्मी में बहुत अधिक वर्षा होती है। मानसूनी जलवायु से यह इस प्रकार भिन्न होता है कि मानसूनी प्रदेश में केवल दक्षिण पूर्वी एशियाई भाग होते हैं। मानसूनी प्रदेश में केवल दक्षिण पूर्वी एशियाई भाग होते हैं जबकि मानसूनी जलवायु प्रदेश में विश्व के अन्य भाग भी फैले हुए हैं। दोस्तों एक और सवाल है, 2019 के एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि नवनिश्चयवाद। दोस्तों इसको तो बार बार हमने डिस्कशन क्लास में किया है, नवनिश्चयवाद क्या होता है। तो चलिए दोस्तों ग्रिफिथ टेलर ने भी इसकी परिभाषा बताई। तो ग्रिफिथ टेलर के अनुसार जिन्होंने इसको रुको और जाओ नियतवाद तथा वैज्ञानिक नियतवाद कहा है, टेलर महोदय ने इसको क्रियात्मक संभववाद का नाम दिया है। किसको? नवनिश्चयवाद को। वर्तमान समय में भूगोलवेता इसी विचारधारा को मानते हैं। दोस्तों आखिर इसको देख ही लेते हैं कि मानव पर्यावरण संबंधों का नवीन दृष्टिकोण यह है। मानव पर्यावरण संबंधों का नवीन दृष्टिकोण यह है कि मनुष्य को अपने इस निजी क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों पर आधारित रहना चाहिए। मनुष्य को अपने निजी प्राइवेट क्षेत्रों पर उपलब्ध संसाधनों पर आधारित रहना चाहिए। फिर और उसका दोहन उतरता ही करना चाहिए। उसका दोहन है वो उतना ही करना चाहिए जितना प्रकृति में पुनः लौटा सके। वे संसाधन जैविक तंत्र से पुनः चक्र आरंभ कर सके। इस विचारधारा को नवनिश्चयवाद या फिर आधुनिक निश्चयवाद के नाम से जानते हैं। दोस्तों एक और सवाल है, झील तटीय नगर क्या होता है? 2016 के एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि झील तटीय नगर क्या होता है। तो विश्व में विभिन्न झीलों के तट पर स्थित झील तटीय नगर कहलाता है। यानी कि विश्व के विभिन्न
विश्व में विभिन्न झीलों और तटों पर स्थित नगर है। झीलों और तटों पर स्थित नगर है तो उसको झील तटीय नगर के नाम से जानते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में महान झीलों के तट पर शिकागो, गेरी, क्लीवलैंड एवं बफेलो, किंगस्टन, डेट्रॉयट, कनाडा, विनोपेग झीलों के नाम है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों शहरों के नाम दे रखे जो झीलों और तटों के किनारे पर स्थित है, जैसे कि विनिपेग नगर आदि झील तटीय नगर के नाम नगर कहलाते हैं। ठीक, तो दोस्तों हमने आज की क्लास में जो भी अति गुणात्मक प्रश्नों में से इंपॉर्टेंट सवाल थे तो उन्हीं सवालों पर अध्ययन किया। और दोस्तों अगली क्लास दोस्तों हमारी गुणात्मक प्रश्नों को लेकर रहेगी, तो उनमें भी हम दोस्तों पिछले एग्जामों में जो भी सवाल पूछे गए और इंपॉर्टेंट दोस्तों सवाल है तो उन्हीं सवालों को लेंगे जो भी इंपॉर्टेंट बनते हैं और पिछले एग्जामों में नहीं पूछे गए दोस्तों उनको भी कुछ सवालों को आपके सामने पेश करवाया जाएगा। बहुत बड़ी क्लास होगी, यह भी काफ़ी हद तक बड़ी क्लास हो गई है। तो दोस्तों अब आप आपके अपने दोस्त को अनुमति दीजिए। तब तक के लिए अगली क्लास में मिलूंगा, आपकी अगली क्लासों का आयोजन किया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।